देखिए हमारे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, इसकी ये अगली वीडियो है। इससे पहले हम इसकी 5 वीडियो ला चुके हैं, ये इसकी 6ठी वीडियो है। हम चाहेंगे कि इसकी लास्ट वीडियो बने, अगर नहीं बनी तो फिर अगली लानी ही पड़ेगी। इसमें हम अब तक सब कुछ बता चुके हैं, अब तो केवल लिखना ही बाकी है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें देखें, तभी आपके कुछ हाथ लगेगा। डायरेक्ट इसी को देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। देखिए इसमें हम क्या जानेंगे कि जो धातुएं हैं उनको कैसे प्राप्त करेंगे, उनके यौगिकों से। उच्च अपक्रयशील धातुओं को, मध्यम अपक्रयशील धातुओं को और निम्न अपक्रयशील धातुओं को। तो जो सक्रियता श्रेणी है, इसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। धातुओं को उच्च, मध्यम और निम्न, इनको अलग अलग तरीके से इनके यौगिकों से प्राप्त करेंगे। तो देखिए सब कुछ हमने इससे पिछली वीडियो में जान लिया था, इसमें तो केवल हम उनको अच्छे से लिख रहे हैं बस। देखो हमने जाना था कि जो धातुएं हैं उनको क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, उच्च, मध्यम और निम्न। पहले तो इस बिंदु को लिखते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया। बांटा गया है। और कौन सी धातुओं को? सक्रियता श्रेणी में स्थित धातुओं को, ये लिखना है यहाँ पर, सक्रियता श्रेणी में स्थित धातुओं को। कौन कौन सी? जैसे हम बात करें उच्च अपक्रयशील धातु, दूसरी मध्यम अपक्रयशील धातु, तीसरी हो जाएगी निम्न अपक्रयशील धातु। अब प्रत्येक धातु की प्रॉपर्टी अलग है। उच्च अपक्रयशील तत्व या धातु जो हैं वो उच्च अपक्रयशील होती हैं, इसलिए वो किसी न किसी तत्व या यौगिक से क्रिया करेंगी और संयुक्त अवस्था में पाई जाएंगी सदैव। मध्यम अपक्रयशील धातु हैं, इनकी क्रियाशीलता मध्यम है, ये कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्साइड एसिड के रूप में पाई जाएंगी। और जो निम्न अपक्रयशील धातु हैं, इनमें कुछ धातुएं जो सिल्वर और गोल्ड हैं वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं और स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, जबकि कॉपर और मरकरी सल्फाइड एसिड बनाती हैं। कॉपर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इनको प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग में या प्रत्येक वर्ग की धातु को
प्रत्येक वर्ग की धातु को यौगिकों से निष्कर्षित करने की या पृथक करने की या प्राप्त करने के अलग अलग नियम एवं विधियां हैं। या अलग अलग तरीके हैं। प्रत्येक वर्ग की धातु को यौगिकों से प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी भी एक की बात करेंगे। हमें निम्न से बात करनी अच्छी रहेगी, फिर मध्यम की ओर जाएंगे, फिर उच्च अपक्रयशील तत्व की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम किसका निष्कर्षण पढ़ते हैं? निम्न अपक्रयशील धातु का निष्कर्षण, या कह सकते हैं ये जो थर्ड पॉइंट है इसी को हम अपना फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं। लिख सकते हैं निम्न अपक्रयशील धातु या सक्रियता श्रेणी में एक बार तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हें नहीं, बोर्ड को। तुम्हें देखने से फायदा है क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जो सबसे नीचे स्थित हैं, जैसे कि कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनका निष्कर्षण है। सिल्वर और गोल्ड तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो उन्हें तो प्राप्त करना ही नहीं है। हालांकि सिल्वर जो है सल्फाइड आयंस के रूप में पाई जाती है, लेकिन स्वतंत्र है वो। फिर भी कॉपर और मरकरी की बात करें, वो क्या है, सल्फाइड आयंस के रूप में पाई जाएंगी। तो इनको जैसे ही गर्म करेंगे या ऑक्साइड में बदल जाएंगे, तुरंत और गर्म करेंगे तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध नहीं, धातु प्राप्त हो जाएगी। हालांकि उसमें क्या है, अशुद्धियाँ अब भी रहेंगी, बाद में उनका परिष्करण करेंगे। तो इसी पॉइंट्स को लिखते हैं, एक कॉपर का लिखना है, एक मरकरी का लिखना है। जैसे निम्न अपक्रयशील धातुएं या सक्रियता श्रेणी में स्थित सबसे नीचे वाली धातुएं, निम्न अपक्रयशील धातुएं काफी अनअपक्रयशील होती हैं। अनअभिक्रिय यानी कि क्रियाशील नहीं होती हैं, उसी को लिखना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। निम्न अपक्रयशील धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, यानी बहुत ही कम इनकी क्रियाशीलता है। इसलिए ये सल्फाइड
इसलिए ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जो हैं कुछ जैसे कॉपर मरकरी हैं वो क्रिया करती हैं सल्फर के साथ, इसलिए ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। वह स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। जबकि मरकरी व कॉपर सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती हैं। जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं वहाँ उदाहरण लिखना है तुम्हें सिल्वर और गोल्ड, Ag और Au, जबकि मरकरी व कॉपर सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती हैं। अब जब ये सल्फाइड एस के रूप में पाई जा रही हैं, अब इनको सल्फाइड एस से ही प्राप्त करना होगा। तो इतना तो आपने लिख लिया होगा, अब इसको हम क्लियर करने वाले हैं। क्लियर नहीं, क्लीन। हमें निश्चित समय में सबको कंप्लीट करना है, इसके लिए देखो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इनको जैसे गर्म करेंगे तो धातु प्राप्त हो जाएगी। इन एस्कों को, कौन से एस्कों को, इन सल्फाइड एस्कों को, जो कॉपर और मरकरी की सल्फाइड एस्क हैं, इनको गर्म करने पर धातु प्राप्त होती है। इसे ही कहेंगे क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। भर्जन को अच्छे से मध्यम और परिशील धातुओं के निष्कर्षण में पढ़ लेंगे। तो देखिए, जैसे आपके पास क्या, ये सिनेवार है, इसका नाम याद रखना, मरकरी सल्फाइड का, मर्क्यूरिक सल्फाइड का सिनेवार। इसको गर्म करेंगे तो ये बनाएगा HgO प्लस SO2। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को भी गर्म करेंगे तो ये बनाएगा Hg प्लस O2। यहाँ पर Hg लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता भी क्या है, लिक्विड ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या, मर्क्यूरिक सल्फाइड को गर्म करने पर वह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको और अधिक गर्म करने पर यह मर्क्यूरी में बदल जाता है। इसी प्रकार कॉपर की बात करें, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, इसको गर्म करेंगे, इनकी क्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, प्लस O2 याद रखना।
हमेशा। यहाँ पर +O2। अब यहाँ पर तो O2 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब इसको वैसे गर्म करना है, ताप देना है। तो ये क्या बनाएगा, Cu2O + SO2, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको यानी ये क्यूप्रस ऑक्साइड को इसके साथ गर्म करने पर क्यूप्रस सल्फाइड को गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड मिला। अब इस क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ गर्म करने पर हमें कॉपर धातु प्राप्त होगी, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बाद में आप जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको संतुलित करने की खुद कोशिश करेंगे। यहाँ से देखो कॉपर अलग हो जाएगा और ये SO2 अलग, सल्फर डाइऑक्साइड अलग। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड मिला है इसको इसी के साथ गर्म करना है वापस, और हमें क्या प्राप्त होगी, कॉपर धातु। तो ये तो है निम्न अपग्रहशील धातुओं का या सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं। वो पूरी विधि ये है कि वो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, जो कि सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती हैं। जैसे मरकरी और कॉपर, इनको गर्म करेंगे तो तुरंत किस में बदल जाएंगे, धातु में। ये तो है गया ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। अब जानेंगे सेकंड, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे नहीं, मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो इसको पहले देखो आप, देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास, सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। देखो इसमें क्या है, जो मध्य में स्थित धातु हैं वो कार्बोनेट या सल्फाइड एस के रूप में पाई जाएंगी। अब इस धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है कार्बोनेट या सल्फाइड एस की तुलना में, इसलिए इन कार्बोनेट और सल्फाइड एस को ऑक्साइड में बदलेंगे। इसके लिए भर्जन और निस्सापन ये दो विधियां प्रक्रम में लेंगे, या ये दो प्रक्रम या विधियां काम में लेंगे। बस इसी को लिखते हैं हम मध्यम अपग्रहशील धातु में जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर भी है, लेकिन कॉपर को तो हमने उसमें ही पढ़ लिया, आदि कार्बोनेट या सल्फाइड
एस के रूप में पाई जाती हैं। साथ ही याद रखना ये ऑक्साइड एस के रूप में पाई जाती हैं, ऑक्साइड भी लिख लेना, ऑक्साइड। इन धातुओं को ऑक्साइड एस की ऑक्साइड एस्क से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। बजाय इन कार्बोनेट या सल्फाइड एस के। या कार्बोनेट या सल्फाइड एस्क की तुलना में। इसलिए इन कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड एस में बदला जाता है। पहले यही काम किया जाएगा, इनको किस में बदलेंगे, ऑक्साइड एस्क में। जो पहले से ही ऑक्साइड एस्क मिल रहा है उसको तो बदलना ही नहीं है। इसके लिए दो विधियां हैं। कार्बोनेट एस्क को तो वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, ऑक्साइड में बदलना निस्तापन कहलाएगा। सल्फाइड एस्क को वायु की अधिक मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, ऑक्साइड में बदल जाएगी, निस्तापन कहलाएगा, नहीं भर्जन कहलाएगा। चाहे इनके नाम लिख लें चाहे अलग अलग लिख लें, नाम ही लिख देते हैं जो याद रहे तुम्हें। भर्जन इसी में ही है, ये पूरी हेडिंग एक है, ये तो बस तुम्हारे लिए इसलिए लिख रहे हैं कि तुम्हें याद रहे, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए। सल्फाइड एस को वायु की अधिक मात्रा में या अधिक वायु में, अधिक ताप पर या उच्च ताप पर, उच्च ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रम भर्जन कहलाता है।
अब निस्तापन, इसमें केवल वायु की जो अधिक मात्रा है इसको कम कर देंगे, सीमित कर देंगे, बस वही परिभाषा है। और इसमें लेंगे कार्बोनेट एस को, कार्बोनेट एस को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर या अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। यह प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सल्फाइड अयस्क है, इसमें कार्बोनेट अयस्क है। इसमें अधिक मात्रा में दोनों हैं, वायु और ताप। इसमें अधिक मात्रा में ताप है लेकिन वायु कम मात्रा में, बस इतना ही है। और इनको मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट लिखेंगे दोनों को, इम्पोर्टेंट। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको 100% लिखेंगे। लगभग ये हर बार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर बार नहीं तो आमतौर पर 1 या 2 वर्षों का गैप देके पूछे जाते हैं। भर्जन और निस्तापन 10वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जहाँ भी ये भर्जन निस्तापन शब्द आए पढ़ने में, वहाँ भी ये इम्पोर्टेंट हैं। अभी मैं देखता हूँ, तुम इसको देखो। वीडियो की लंबाई थोड़ी सी ठीक हो गई है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी कम से कम। हम सोच रहे थे यही लास्ट हो जाए, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। अगर हम बोल कर कहें तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे भी कुछ पल्ले नहीं और मेरे भी कुछ पल्ले नहीं। मेरे मतलब तुम नहीं देखोगे तो वही फ़ायदा नहीं। तो इसको तो हम यहीं विराम देते हैं। और इनको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो आपने समझ लिया, मैंने समझा दिया। भर्जन और निस्तापन ये मेरी तरफ से आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट लगाकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा नाम लिख दें, चाहे कुछ भी कर लें। ये भर्जन और निस्तापन हमेशा याद रखने हैं। भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिक मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, यह प्रक्रम भर्जन कहलाता है। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में कम मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है, यह प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। इसके अलावा इसी कोई मध्य
मध्यम अपग्रहशील जो धातु हैं इनका निष्कर्षण इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये अभी आधा अधूरा है, ये तो पॉइंट्स लिखे थे। अभी एग्जाम्पल्स पे जानेंगे, जैसे कि जिंक कार्बोनेट है या जिंक ऑक्साइड है, या फिर बात करें हम जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट इनको हम बदलेंगे वर्जन और निष्कापन की सहायता से जिंक ऑक्साइड में, और जिंक ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे और हमें प्राप्त होगी जिंक धातु, या फिर हम विस्थापन अपक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर हम इनको सब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो और अच्छे से जुड़ जाएं, और जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खूब पढ़ें। बाय बाय।